विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का जो इतिहास है वो शेष यूरोप से किस प्रकार भिन्न था। तो देखिए, लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया थी ये, अचानक होने वाली कोई उथल पुथल नहीं थी। यूरोप का जो शेष हिस्सा था वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी पहले से चल रही थी, जहाँ यूँ लग रहा था कि भाई राष्ट्रवाद पनप सकता है। लेकिन ब्रिटेन की थोड़ी सी अलग कहानी। देखिए, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है 18वीं सदी के पहले ब्रिटिश राष्ट्र का न होना। तो आप यहाँ पाएंगे कि 18वीं शताब्दी से पहले कुछ द्वीप समूहों के रूप में टुकड़ों में बंटा हुआ था। देखिए, अंग्रेज, जहाँ अंग्रेज, वेल्स, यहाँ वेल्स लिखा हुआ है, स्कॉटिश यानी आयरलैंड के लोग, ये विभिन्न प्रकार के जो निर्जातीय थे वो यहाँ पाए जाते थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, परंतु जब आंग्ल राष्ट्रों की शक्ति, धन संपत्ति तथा गौरव में वृद्धि होने लगी तो वह द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल होने लग गए। दूसरा पॉइंट है ये, आंग्ल संसद के द्वारा अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना। हमने जर्मनी के एकीकरण में फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ा और जर्मनी में हमने प्रशा के बारे में पढ़ा। ठीक उसी प्रकार हमने इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ आप देखेंगे कि आंग्ल संसद ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। भाई, आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली और अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर दी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था भाई प्रिय विद्यार्थियों। फिर अगला हम तीसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो इस प्रकार ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इससे स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का साम्राज्य स्थापित हो गया, स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का, है ना। अब ब्रिटिश संसद में आंग्ल सदस्यों का ही बोलबाला था। जब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि देखिए, चौथा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट क्या कहता है? स्कॉटलैंड की संस्कृति का दमन होना। स्कॉटलैंड की संस्कृति का दमन होने लग गया। स्कॉटलैंड को मिला लिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी मौलिक भाषा बोलने, अपनी वेशभूषा पहनने पर दमन कर दिया गया और उनमें से बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश भी किया गया था। तो ये स्कॉटलैंड की कहानी भाई, है ना। उसके बाद में देखिए 5वां पॉइंट, आयरलैंड में कैथोलिक धर्मावलंबियों का दमन करना। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे उनका दमन करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, ऐसी स्थिति में देखिए, जब कैथोलिकों ने ब्रिटिश प्रभाव के विरुद्ध विद्रोह किया तो अंग्रेज़ों ने कैथोलिकों के विद्रोह को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया। 1788 में वॉल्फटन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन ने विद्रोह किया, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयरलैंड का प्रभाव भी समाप्त हो गया। और अगला जो पॉइंट है उसमें हम ये देखते हैं कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित कर लिया गया। 1801 कब की बात है? 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित कर लिया गया और एक नवीन ब्रितानी राष्ट्र यानी ब्रिटेन के राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद में ये जो ब्रिटेन की कहानी है, इसमें इन कुछ 6-7 पॉइंट्स के माध्यम से हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार भी नई संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नवीन ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटिश झंडे यानी यूनियन जैक तथा राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार भाई ये एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई।